हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास 12 बेटा। अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स अपन क्लास 12 चालू कर रहे हैं। क्लास 12 के अंदर अपन जो फर्स्ट चैप्टर जो देखने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखने वाले हैं, चार्जेस प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। एक्चुअल में 12th क्लास एक्चुअल में केवल 3 पार्ट्स में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मोटे तौर पर बोला जाए तो मैं 12th क्लास का पहले हिंट दे रहा हूँ किस किस पे डिपेंड कर रही है क्लास 12 में क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो एक तो पढ़ रहे हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं अपन बेटा। और सेकंड पढ़ रहे हैं अपन रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। और थर्ड पढ़ने वाले हैं अपन लोग मॉडर्न फिजिक्स। तो ये 3 पार्ट्स में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है अपनी क्लास 12th। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने वाले हैं जिसमें सेमीकंडक्टर्स में मोबाइल्स और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं अपन लोग, जैसे कि अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं, करंट पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं, ईएमआई पढ़ने वाले हैं, एसी पढ़ने वाले हैं। ये सब कुछ इस पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली क्या है, अगर मैं इसके पार्ट्स थोड़ा सा समझा दूँ तो अपन एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे क्लास 12 में, जिसके अपने खुद के 2 पार्ट्स होंगे, 1 पार्ट्स एंड सेकंड पार्ट्स। इसके अलावा अपन लोग बी मैंने ये बी वही हो गया। थर्ड की बात करें तो मैंने इसमें कैपेसिटेंस भी आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। फिर अपन लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें करंट फ्लो होगी, तो मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे अपन लोग चैप्टर। वैसे ही अपन इसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे इसके अंदर अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट पढ़ेंगे अपन। इसके अंदर अपन ईएमआई पढ़ेंगे, है ना, ईएमआई पढ़ेंगे, एसी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सब कुछ अपन इस टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये अच्छे खासे टॉपिक्स हैं अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से खुद के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, बस वो ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेटा थोड़ी देर के अंदर, है ना बेटा। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर इसको समझने मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स मीन्स जो लेंस वेंस आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स जिसके अंदर अपन न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स, इन सब के बारे में अपन मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 12th का हिंट दिया है कि क्या पढ़ने वाले हैं बेटा अपन लोग, ठीक बेटा, है ना। तो ये पार्ट्स पढ़ने वाले हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीन्स क्या होगा वो ही समझा रहा हूँ। एक्चुअल में जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं और वो जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जिसमें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, उसका फोर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सबकी जानकारी अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने कहाँ पर देखी, मैंने किस तरह के इफेक्ट्स होते हैं, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, तो वही थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चालू कर रहा हूँ, विथ एग्जाम्पल्स भी देने वाला हूँ। तो ये मैंने ये बताया कि 12th क्लास में हम पढ़ने वाले क्या है मोस्टली, है ना। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या देखने वाले हैं अपन लोग, तो व्हेन चार्ज इन रेस्ट, जब चार्ज इन रेस्ट होता है तो वो जो इफेक्ट्स दिखाता है वो ही हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाने वाली है, जिसमें चार्जेस रेस्ट में हों। अब आप लोगों ने कहाँ कहाँ पर देख रखा है कि चार्ज रेस्ट में होते हैं, अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट व्हेन चार्ज, क्यू से सिम्बलाइज कर दूँ, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो फिर तो हमारी करंट बन गई, जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी थी, ओम्स लॉ पढ़ा था जिसके अंदर। तब तो ये कौन सा इफेक्ट दिखाने लग जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। मीन्स जो हमारे घर में माने हमारे बैटरीज में फ्लो हो रही है उनके बारे में डिटेल देने लग जाएगा अगर चार्ज मूविंग होगा तो। और साथ साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट भी देने लग जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, बाकी तो चैप्टर्स पढ़ ही रहे हैं। जब आप लोग 10th में थे तो आपने देखा था एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर कर्व्ड लाइंस गिव द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, है ना। तो इसका मतलब जब भी करंट फ्लो होती है उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट हो जाते हैं। तो मीन्स अगर चार्ज मूव करेगा तो वो हमारे को कुछ इस तरह के इफेक्ट्स देगा। फिर बात करें थर्ड वाले की, अगर चार्ज एक्सेलरेटेड हो जाए, अगर चार्ज एक्सेलरेटेड हो जाए तो इट मीन्स अगर अपन बात करें कि अगर केवल चार्ज रेस्ट में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये हुआ कि वो केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, मीन्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, ओनली शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। बट जब चार्ज मूविंग करेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे को मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करेगा। बट जब चार्ज एक्सेलरेटेड होगा, जब चार्ज एक्सेलरेटेड होगा उस समय वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देगा एंड मैग्नेटिक इफेक्ट भी देगा।
और इन दोनों के कंपोजिशन से बनेगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो जिससे हमारे एफएम मोबाइल से सब कुछ हमारे इंटरनेट जो चल रहे हों सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर देगा अगर चार्ज एक्सेलरेटेड होगा। पर अभी हम सिर्फ बात करेंगे चार्ज जब वो रेस्ट में होता है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। चार्ज को फ्लो करता हुआ नहीं दिखाएंगे अपन इस चैप्टर्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें अपन सिर्फ चार्जेस की रेस्ट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो अपने आप में खुद इंपॉर्टेंट है। एक बार नोट डाउन कर लें कि अगर चार्जेस हमारा रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक माने इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा, अगर हमारा चार्ज मूविंग होगा तो वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड होगा तो इट्स गिव इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट, दोनों शो करेगा वो, है ना बेटा। नोट डाउन करो, फिर मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये एंटर करने वाला हूँ बेटा आप, ठीक है ना। दोनों इफेक्ट शो करेगा, ठीक। अब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुछ एग्जांपल्स देख लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स जब चार्ज व्हेन चार्ज इन रेस्ट, जब रेस्ट में होगा तब उसमें केवल वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। अब आप लोगों ने देखा कहाँ पर है चार्ज रेस्ट के अंदर, कौन से एग्जांपल्स देखे हैं? तो आप सभी ने क्या करा है, कॉम को रब किया है, और कॉम को रब करके आपने छोटे छोटे जो पेपर्स थे उनको आप लोगों ने अट्रैक्ट होते हुए देखा है, इनकी तरफ देखा है ना ये सभी गेम। तो ये वाला जो गेम था वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही एग्जाम्पल था जिसमें चार्जेस रेस्ट में थे। एक एग्जाम्पल आपने और देखा है जिसके अंदर अगर अपन मम्मी को देखें जो लाइटर जलाती है तो आपने देखा ना उसके अंदर करंट आता है, लाइटनिंग होती है, स्पार्क होता है, क्योंकि एक्चुअल में जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो वो एक्चुअल में जो इफेक्ट नॉर्मली हमारे को सीन होता है वो या तो लाइटनिंग की फॉर्म में सीन होता है, मीन्स हमारे को स्पार्किंग्स नज़र आती हैं और हल्का सा ब्रस्टिंग साउंड भी सुनाई देता है कभी कभार। ब्रस्टिंग साउंड्स ये भी हमारे को अपेयर होती है जब हमारे को मैंने एक एग्जांपल ये दिया, दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया लाइटर का एग्जांपल। जब अंदर गैस जलाती है तो आपने देखा है ना उसके अंदर लाइटनिंग जलती है, फिर वो आग पकड़ लेता है, पर साथ साथ में कभी खुद के हाथ पर करेंगे तो आपको झटका आएगा। फिर एक गेम और खेला होगा आप लोगों ने कि अपन के बाद टॉवल से अपने पीछे मारते हैं किसी को वुडन टेबल पर बिठाकर उसके पाँव ऊपर रख कर, और फिर कोई जना उसको टच करता है जिसके टॉवल से अपने मारा था तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पार्किंग नजर आती है, वो करंट लगता है हमारे को। तो वो जो इफेक्ट था वो भी कौन सा इफेक्ट था, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट था। साथ साथ में आपने देखा है क्लाउड्स जो होते हैं, क्लाउड से भी हमारे पास क्या आती है, लाइटनिंग आती है, नीचे की तरफ लाइटनिंग गिरती है ना बेटा। तो जो लाइटनिंग गिर रही है, ये जो लाइटनिंग है ये भी एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से ही होती है, क्योंकि आप लोगों ने सबने ही कहीं ना कहीं अपने चिटपन में सुना है कि जब दो क्लाउड्स आपस में एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, तो लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। वो कैसे होती है तो अपने एग्जाम्पल में देखेंगे, इसी में सिर्फ एग्जाम्पल सभी एक बार समझा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स रेस्ट चार्जेस की हमने प्रॉपर्टीज देखी है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो जहाँ हमने गैस लाइटर में देख रखी है ना बेटा, गैस लाइटर में देख रखी है अपन लोगों ने प्रॉपर्टीज। एक मैंने कॉम का एग्जांपल दिया आपको, है ना, गैस लाइटर का एग्जांपल दिया, है ना, गैस लाइटर लिख दिया मैंने। साथ साथ में आप लोगों ने लाइटनिंग जो क्लाउड्स में होती है वो देख रखी है आप लोगों ने, है ना, क्लाउड्स में जो लाइटनिंग होती है हमारे। तो ये इसके एग्जाम्पल्स थे, है ना। अभी चैप्टर चालू नहीं हुआ है, मैंने बस आपको बताया कि कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, मीन्स जो कॉम का एग्जांपल दिया, या मैंने क्लाउड्स का अंदर जो लाइटनिंग होना बताई, या लाइटनिंग का एग्जांपल दिया गैस लाइटर के अंदर, या फिर बात करूँ जो मैंने कहा कि अपन टॉवल से किसी को, एक एग्जाम्पल और है जो बैलून होता है, कई बार अपन ने सर पर रब करके हमने उस पर वॉल पर स्टिक करा है। तो ये सारे जो चार्जेस थे, ये सारे जो एग्जाम्पल्स थे एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। हम पढ़ने वाले क्या हैं तो अपन उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या होने वाला है अपने साथ, है ना। तो अब चैप्टर चालू कर रहा हूँ, है ना बेटा। एक बार नोट डाउन कर लें क्या चीज़ समझाई मैंने, है ना, गैस लाइटनिंग और ये सब कुछ समझाया, ठीक। अब अपन चैप्टर्स चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसमें पढ़ते हैं अपन लोग वो एक्चुअल में बताता ही चैप्टर के अंदर सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ रहे हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो अपन देख रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो चार्जेस आर टू टाइप्स, चार्जेस आर टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मीन्स दो ही तरह के चार्जेस माने गए हैं अभी तक, तो दो ही चार्जेस हैं, चार्जेस आर टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। तो ये प्रॉपर्टी तो आप लोगों ने अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप लोग ये सब कुछ देख चुके हैं। सपोज करो अगर मैं लाइक चार्जेस लेता हूँ, पॉजिटिव, दूसरी रॉड भी अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि लाइक चार्जेस हैं। वैसे ही अगर मैं नेगेटिव लेता तो भी वो एक दूसरे को क्या करते, रिपेल ही करते, है ना, क्योंकि ये 6-7 में प्रॉपर्टी आ गई थी। और अगर अनलाइक चार्जेस होते, मीन्स अगर एक पॉजिटिव रॉड होती और एक नेगेटिव रॉड होती तो दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो ये अट्रैक्शन शो करते और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेलिंग शो करते, और दैट इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, है ना, समझे बेटा। अब अपन सेकंड प्रॉपर्टी देख रहे हैं। चार्जेस आर स्केलर इन नेचर। चार्जेस स्केलर होते हैं तो मैं एक तरह से बोल सकता हूं कि एडिटिव इन नेचर होते हैं, एडिटिव इन नेचर। चार्जेस एडिटिव इन नेचर होते हैं, मीन्स जो चार्जेस होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी तो एक बार लिख दें, एक प्रॉपर्टी और लिख रहा हूँ, फिर दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। इट्स एसआई यूनिट इज कूलाम। तो कूलाम इसकी एसआई यूनिट होती है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है, पर इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है। तो इसका मतलब है इसी के अंदर एक पॉइंट डालकर, अब ये तो है इसकी एसआई यूनिट, है ना बेटा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, तो कूलाम ही है। ये भी आप कहीं ना कहीं 10th में देख चुके हैं। अगर इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम होती है या फ्रैंकलिन बोलते हैं। ये इसको एक और नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इससे जाना जाता है, ठीक। और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, मीन्स स्टेट कूलाम इज ए स्मॉल यूनिट इन कंपेयर टू कूलाम, है ना, कूलाम लार्ज यूनिट है। तो अगर इसको अगर दोनों का रिलेशन करें तो 1 कूलाम जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलाम, कुछ भी बोल दूँ, स्टेट कूलाम बोल दूँ चाहे मैं फ्रैंकलिन बोल दूँ। ये इसकी सीजीएस यूनिट है। एक यूनिट और होती है इसके अंदर, जिस यूनिट की बात करें अपन तो उसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और ये यूनिट जो कहलाती है वो कहलाती है हमारी एफ कूलाम। एफ कूलाम AB लिख रखा है, एफ कूलाम। ये एक अदर यूनिट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उस टॉपिक के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये एफ कूलाम होती है, ये बड़ी यूनिट है ना। तो ये 1 कूलाम इक्वल्स टू 1/10 एफ कूलाम के बराबर होती है। इसको एफ कूलाम भी बोल देते हैं और आज के टाइम पर 1/10 ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी बोल देते हैं इसको, ये यूनिट भी बोल देते हैं इसको। ESU लिखा हुआ है, आपके जो अपने काम वैसे नॉर्मली नहीं आती CBSE बोर्ड के अंदर, केवल आपको कूलाम से ही काम चल जाता है, पर कोई दूसरे बोर्ड के हो तो कहीं ना कहीं याद रखनी होती है, स्टेट कूलाम या कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हो आप, और आपको एफ कूलाम भी देखने को मिल जाएगी। तो एफ कूलाम इज ए लार्ज यूनिट, 1 कूलाम इक्वल्स टू 1/10 ऑफ एफ कूलाम होता है। आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस इस 12th क्लास में वापस बताना चाहूँगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, और वैसे तो एडिटिव बार लिख ही दिया है, जिसमें नॉर्मल अपन किसी चीज़ को ऐड कर सकें। मीन्स अगर हमारे पास, अगर एग्जांपल की फॉर्म में यही ले लूँ कि अगर हमारे पास जो चार्जेस थे वो एक 4 कूलाम था, एक -2 कूलाम चार्ज था, एक 3 कूलाम चार्ज था, तो टोटल चार्ज कितने हैं। तो अगर हमारे को टोटल चार्ज मालूम करने होते तो जस्ट एड अप, तो एड अप कैसे करते हैं, 4 - 2 + 3, तो ये कितने हो जाते हैं मेरे पास, 5 कूलाम चार्ज हो जाते। तो जस्ट हमने ऐड कर दिया, तो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक। इतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस मैंने जब वेक्टर पढ़ाई रखी क्लास 11 में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो वैसे इसको नोट डाउन करें, क्या ये मैंने 3 प्रॉपर्टीज लिखी इसकी, ठीक है बेटा, है ना, रब कर रहा हूँ बेटा इसको,
ठीक है, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी को वापिस से थोड़ा प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ कैसे कोई एडिटिव होता है और स्केलर होता है। स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो जो अपन बात करें तो स्केलर क्वांटिटी की जो डेफिनेशन होती है, स्केलर क्वांटिटीज कि अगर अपन 12th क्लास के अंदर 11th क्लास की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच डजंट डिपेंड्स ऑन एंगल, विच डजंट डिपेंड्स ऑन एंगल, जो एंगल्स पे डिपेंड ना करे उसको अपन स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जो एंगल्स पे डिपेंड करती हैं, which depends on एंगल्स, जो एंगल्स पे डिपेंड करे वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी चाहे हम मनी ले लें, जो मनी होती है, आज अगर मेरे पास 5 रुपीज़ का कॉइन है तो चाहे मैं स्ट्रेट 5 को कोई एक और मेरे को 5 का कॉइन देता है तो चाहे वो मेरे को 90 डिग्री पर दे, चाहे वो मेरे को 120 डिग्री पर दे, एक और 5 का कॉइन्स, पर आप जानते हो कि दोनों का जो एडिशन होगा वो 10 रुपीज़ ही होगा, 10 रुपीज़ ही होगा, क्योंकि वो एंगल पर डिपेंड नहीं कर रही है। स्केलर क्वांटिटी हमारी मनी जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। पर वेक्टर क्वांटिटी की बात करूँ तो आप जानते हैं कि अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं, 5 न्यूटन के और 7 न्यूटन के, सेम डायरेक्शन में लग रहे होंगे तो 12 न्यूटन हो जाएगा नेट फोर्स। बट आपको पता है यही अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगे होते 7 न्यूटन और 5 न्यूटन के, तो आपको पता है ये जाता तो इधर ये वाला मास, पर अब तो इसके ऊपर केवल 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता, क्योंकि ये 180 डिग्री एंगल है और ये कहीं ना कहीं 0 डिग्री एंगल है। तो एंगल डिपेंडेंट है, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए, तो इसके मैग्नीट्यूड चेंज हो गए, एंगल पर डिपेंड करते हैं, ये है स्केलर क्वांटिटी। और इसका मतलब मैंने अभी तक आपको केवल एक प्रॉपर्टी ये बताई कि चार्जेस आर टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेकंड प्रॉपर्टी बताई, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। थर्ड में मैंने इसकी ऐसा यूनिट लिखाई कूलाम, सीजीएस यूनिट लिखाई फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम, और एम और उसकी मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी बताई आपको एफ कूलाम। तो ये 3 प्रॉपर्टीज देखी अपन ने। ठीक, अब अपन 4th प्रॉपर्टी देख रहे हैं, चार्जेस आर कंजर्व्ड। चार्जेस कंजर्व्ड हैं, चार्जेस कंजर्व्ड हैं, दैट इज द 4th प्रॉपर्टी, है ना बेटा, चार्जेस आर कंजर्व्ड। तो ये तो हुई जो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा अपन समझ रहे हैं बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू। चार्जेस आर कंजर्व्ड मीन्स इसके ऊपर अपन एक लॉ पढ़ रहे हैं, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक, चार्जेस की भी डेफिनेशन वही है, चार्जेस मीन्स वही है जो अपन ने एनर्जी के लिए डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? तो अपन यहाँ पर जैसे अकॉर्डिंग टू एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये पढ़ा था ना अपन ने। यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा चेंज है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एनर्जी चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड, चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना एक तरह लॉ पढ़ रहे हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, अब पहले इस पॉइंट को समझ लें, फिर अपन इसके सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखने वाली प्रॉपर्टी तो जस्ट है चार्जेस आर कंजर्व, उसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जो बिल्कुल एनर्जी की तरह ही है जो अपन ने पढ़ा। पहले इसी पर ही कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूं, अपन लोगों ने देख रखा है सोडियम प्लस क्लोरीन, जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो ये Na प्लस और Cl नेगेटिव क्रिएट कर देते हैं ना, या यूँ बोलूँ कि प्लस माइनस ये अगर एक इलेक्ट्रॉन देता है तो किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया, किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो एक बन गया +1, एक बन गया -1, तो ये चार्जेबल हो गया ना, समझ रहे हैं ना। तो ये एक बॉडी हो गई, ये एक बॉडी हो गई, जस्ट यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, जिसकी वजह से एक ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव क्रिएट बन गए।
तो इस तरह का ये छोटा सा एग्जांपल छोटी सी क्लास का ही लिया है मैंने समझाने के लिए कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। सोडियम इज ए बॉडी, क्लोरीन इज ए बॉडी, और इस तरह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, मीन्स चार्जेस ट्रांसफर हुए। इस तरह से पॉजिटिव बन गया और ये -1 बन गया। तो ये तो जस्ट बताया है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर चार्ज होते हैं हमारे पास। पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो ये थी कि इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम the total charge remain constant। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज होते हैं वो रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट, दैट इज द प्रॉपर डेफिनेशन। ये प्रॉपर डेफिनेशन है और यही एनर्जी की थी क्लास 11th में कि इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, चार्ज की जगह वहाँ पर हम लोग एनर्जी बोल रहे थे क्लास 11th के अंदर। अब इसी को समझ रहे हैं अपन कैसे टोटल चार्ज बिल्कुल सेम है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के। तो अगर मैं बात करूं कि हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर भी जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज वो बिल्कुल फिक्स है, मीन्स बिल्कुल कांस्टेंट है। और इसको थोड़ा सा छोटा करके बोलूं, आइसोलेटेड मीन्स हम हमारे अर्थ को भी बोल सकते हैं। तो अपन अर्थ को ही ले लें समझने के लिए। तो हमारे अर्थ के भी जो चार्ज हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं छोटी मोटी चीज़, ना कोई यहाँ से चीज़ बाहर जा रही है ना कोई चीज़ अंदर आ रही है। सपोज करो कि हमारे अर्थ से जो चार्जेस है या एनर्जी वो श्रिंक होकर आसमान में जा रही, स्पेस में जा रही होती। तो आप जानते हैं यहाँ पर एनर्जी और चार्जेस कम हो जाते तो हमारे को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता ना, कि प्लांट्स सबके साइज छोटे हो जाते तो हम कैसे सर्वाइव कर पाते हैं उसके अंदर। वैसे ही अगर हमारे अर्थ पर कोई एनर्जी आ रही होती, बहुत एक्सेस में एनर्जी आ रही होती, जैसे कि आज से बहुत टाइम पहले एक एस्टेरॉयड ऊपर से गिरा था 650 करोड़ साल पहले, तो यहाँ पर हीट या चार्ज बोलें या एनर्जी बोले बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जो भी डायनासोर थे और जो भी अदर तरह के एनिमल्स और प्लांट्स थे वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। तो ना हमारी कोई एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, फिक्स बनी हुई है। और दूसरा एग्जांपल समझने के लिए कि आज अगर कोई घर में अपन लोग बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाई पर कोई अर्थ के एनर्जी के साथ थोड़ी डिस्टर्बेंस करा, कहीं मिट्टी कहीं से एनर्जी या चार्जेस लेकर हमने हमारे यहाँ घर पर लगा दिया, जिससे बिल्डिंग खड़ी कर दी, रहे तो वही के वही चार्ज, वहीं पर ही सब कुछ रहे, चार्जेस कोई भी रिडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ। समझे होंगे थोड़ी सी बात, टोटल कांस्टेंट कैसे रहते हैं। इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है जो एग्जांपल्स के थ्रू अब देने वाला हूं, इसी पर बेस्ड है ना। तो पहले इसी से समझ लें कि सेम है कि नहीं, पहले और बाद में। तो अगर मैं इसी टॉपिक के अंदर पहले चार्जेस की बात करूं तो बोथ आर न्यूट्रल। तो इट मीन्स इनिशियली मैंने जो ऊपर एग्जाम्पल दिया है, सोडियम पर भी चार्ज जीरो, क्लोरीन पर भी चार्ज जीरो, मीन्स टोटल चार्जेस जीरो, इनिशियल चार्ज इस वाली कंडीशन में। अब मैं अगर इधर जाता हूं तो फाइनल चार्ज की बात करता हूं, तो इस पर है +1 चार्ज, इस पर है -1 चार्ज, चार्ज तो अभी भी जीरो बना हुआ है ना। तो मीन्स पहले भी जीरो बाद में भी जीरो, इट मीन्स कि ये तो कांस्टेंट ही है ना, जितना पहला था उतना ही बाद में है। चीज़ जरूर रिडिस्ट्रीब्यूटेड हो गई है उनके बीच में, जो भी हुआ है आगे इसका भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस कंजर्वेशन को समझाया। कुछ एग्जाम्पल्स और आते हैं तो एक बार नोट डाउन करें, मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए फिर इसी टॉपिक को। ठीक बेटा, है ना, अगला एग्जाम्पल देख रहा हूँ मैं। तो ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल था। वैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारे बुक्स में रहते हैं उनको भी समझ लें अपन। तो मैं सेकंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम में 238 और 92 ले लेता हूँ। यूरेनियम है, जस्ट यूरेनियम, न्यूक्लियर रिएक्शन हुई और इससे कन्वर्ट हुआ थ्योरियम और एक हीलियम पार्टिकल, जिसको अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। अभी से थोड़े से वर्ड्स ले लें जो बाद में भी काम आएंगे। और ये थ्योरियम था 90 और 234। इससे ही कुछ बात थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जितने एटॉमिक नंबर होते हैं वही हमारा चार्ज होता है, तो इट मीन्स अगर मैं इनिशियल चार्ज की बात करूँ तो यहाँ पर इनिशियल चार्ज था 92। इनिशियल चार्ज जितना एटॉमिक नंबर होता है वही उसका चार्ज होता है। और इधर बात करूँ फाइनल चार्ज, तो फाइनल चार्ज 90 + 2 वापिस से कितने हो गए 92। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया हमारे पास कि पहले भी उतने ही चार्ज और बाद में भी उतने ही चार्ज। कहीं ना कहीं आप जानते हैं एटॉमिक नंबर को चार्ज बोलते हैं। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th क्लास का पढ़ रहे थे तो जितने उसके एटॉमिक नंबर होते हैं वही उसके चार्ज कहलाते हैं। तो डेट इज़ द चार्ज। तो इसका मतलब है ये भी इक्वलाइज था अपने पास।
थर्ड एग्जांपल लूँ जो अपने नॉर्मल बुक्स में दिए जाते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो एक कहलाता है हेनिलेशन। हेनिलेशन क्या कहलाता है हमारा? हेनिलेशन रिएक्शन जिसको बोलें, कई बार टीचर्स पूछते हैं एनिहिलेशन का खुद का मतलब ही क्या है? किसी चीज़ को ब्रेक कर देना, किसी चीज़ को ब्रेक कर देना। तो इसके अंदर बात करें कि जब अपने पास कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है और जो एक प्रोटॉन होता है, दोनों ब्रेक होकर गामा क्रिएट करते हैं, गामा बना देते हैं। अब गामा इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है। और यहाँ पर ये कौन कौन थे? तो इसको तो आप लोग जानते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलूँ तो ये जिसका एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल कंपाउंड है जिसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। पॉजिट्रॉन ये एक्चुअल में इसका एंटी पैरेलल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, पॉजिट्रॉन ए पार्टिकल, दोनों ब्रेक हो गए, टूट गए और गामा रेस क्रिएट करी, जो आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। तो ये गामा रेस बनाई थी। कौन सी रेस बनाई थी ये? इट इज ए रेस। इसका मास 0 होता है, तो अगर आप इधर टोटल करें चार्ज, तो इस पर -1, इस पे +1, तो इनिशियली चार्ज कितना था इनके ऊपर भी? -1 +1 0, और बाद में तो इसका चार्ज 0 ही है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जो अभी मैंने जो डेफिनेशन लिख रखी थी कि जो टोटल चार्ज होते हैं किसी भी सिस्टम के, ऑलवेज कंजर्व रहते हैं या कांस्टेंट रहते हैं। तो एक एग्जांपल ये हो गया हमारे पास कि गामा रेस क्रिएट करेंगे EMW के साथ मिलकर। वैसे एक फोर्थ एग्जांपल और कहलाता है जिसको अपन पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। तो पेयर प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? जो गामा होता है पेयर प्रोडक्शन मीन्स ये जैसे इसकी रिवर्स रिएक्शन, गामा जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन के अंदर, ब्रेक डाउन हो जाना ही हमारा पेयर प्रोडक्शन कहलाता है। इसके अंदर जो होता है कहीं ना कहीं वैल्यूज अपन को अभी तो जरूरत नहीं है, ये 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की गामा रेस क्रिएट होती है हमारे पास। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के, बाद में भी यूज़ करते रहेंगे समझाने के लिए और टॉपिक्स के अंदर। ये जस्ट अभी लिए एग्जाम्पल्स इसके कुछ समझाने के लिए। नोट डाउन करो बेटा, अगला देख रहे हैं बेटा अपन अब, है ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं अपन, द स्मॉलेस्ट चार्ज ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो अपन द स्मॉलेस्ट चार्ज इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज जो माना गया है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज को कंसीडर करा गया है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है अपने पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये सबसे छोटा चार्ज होता है हमारे पास किसी भी बॉडी के ऊपर, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज। ठीक, इससे छोटा चार्ज अभी तक अपन कंसीडर नहीं करते हैं। हाँ, वैसे जरूर मान लिया गया है कि हाँ कुछ और चार्ज भी होते हैं, पर कम से कम पहले तो इसको ध्यान रखें। और कुछ नोट के अंदर वैल्यू से लिख रहा हूँ कि हमारे को कुछ वैल्यूज याद रहनी चाहिए, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो भी हमको रिमेंबर रहना चाहिए, तो वो वैल्यू लिख रहा हूँ अपने पास, है ना? वैसे ही मास ऑफ प्रोटॉन भी याद रखना चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन का भी चार्ज यही होता है 1.6, बस इस पर माइनस होता है तो उस पर प्लस होता है, तो जस्ट मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, जो नियरली इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर भी होता है, जो भी रिमेंबर रहना चाहिए अपने पास। ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज इसको ही माना गया है। हाँ, जरूर अपन कह सकते हैं कि हाँ कुछ चार्जेस हैं जिनको अपन क्वार्क्स बोलते हैं, उनके चार्ज इनसे भी छोटे होते हैं, जैसे कि +-2e/3 कंसीडर करा गया है, किसी का चार्ज +-e/3 कंसीडर करा गया, पर नॉट इन कोर्स में नहीं है, क्योंकि अभी तक पूरे ढंग से वैलिड नहीं कंसीडर करे गए हैं कि ऐसे है भी सही क्या। तो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज ये तो देखो ना, उससे भी छोटा हो गया ना, ई में डिवाइड कर दिया ना 3 में, पर ये हमारे कोर्स में नहीं है, जस्ट मैंने नोट्स में, ये तो आप रिमेंबर रखें क्योंकि कहीं ना कहीं काम आएगी वैल्यूज अपने, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपन तो ये वैल्यूज याद रखनी है। पर प्रॉपर्टी में लिखा है था स्मॉलेस्ट चार्ज इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, समझ गए बेटा, है ना? ठीक, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता, तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखा है, ये नोट डाउन कर लो बेटा, है ना? ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सिक्स प्रॉपर्टी की बात करें तो चार्जेस आर क्वांटाइज्ड
चार्जेस आर क्वांटाइज, दैट इज द प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टी जो अपन देख रहे हैं, चार्जेस आर क्वांटाइज। ये है क्या? अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ कर गए, देखा था कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो ये तो है प्रॉपर्टी, चार्जेस आर क्वांटाइज, वर्ड को समझ ही रहे हैं। क्वांटाइज माने टूटा टूटा कोई चीज़ जो होती है, ठीक है, देख रहे हैं अपन। तो इसका अंदर एक लॉ पढ़ाया गया, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। पहले अपन वो डेफिनेशन देख रहे हैं जो हमारे को स्कूल लेवल पर देनी है, और कुछ थोड़ी सी अपन हाईटेक भी देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन देख रहे हैं बेटा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज गिवन बाई integer multiple of smallest fundamental या एलिमेंट्री, कोई सा भी वर्ड आपको अलग अलग बुक में मिल जाएगा। जैसे एनसीईआरटी एलिमेंट्री बोलती है, अभी पूरी बात समझा रहा हूँ। स्मॉलेस्ट फंडामेंटल एलिमेंट्री चार्ज which is charge of इलेक्ट्रॉन। ठीक, बात को समझें क्या है। मीन्स ये फॉर्मूला, जो एक फॉर्मूला आप लोग छुपन से देखते हुए आ रहे हैं, मीन्स क्लास 10th में भी आपने Q इजिकल टू एन ही पढ़ा था। मीन्स, और यहाँ पर जो एन का मतलब है वो बोला जा रहा है इंटीजर मल्टीपल, मल्टीपल तो दिख रहा है ना, इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज विच इज कॉल्ड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। का स्मॉलेस्ट चार्ज को अपन क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का, या एलिमेंट्री सबसे बेसिक चार्ज, उसका मल्टीपल होगा इंटीजर मल्टीपल। तो वेयर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एन का मतलब क्या था, तो 0 1 2 3 इससे मतलब था। इंटीजर मतलब आ जाने से ये था कि चार्जेस नॉट बी इन फ्रैक्शनल मल्टीपल। तो अपन एक बात लिख सकते हैं, सो इट मीन्स चार्जेस नेवर बी इन, नेवर मीन्स अभी तक नेवर, आगे हो सकता है अपन ने, जैसे क्वार्क थोड़ा बहुत तो लोगों ने, साइंटिस्टों ने डिस्कवर कर ही लिया है ना। नेवर बी इन फ्रैक्शन मल्टीपल, अभी तक की थ्योरी के साथ, पर हो सकता है आगे 2025 तक अगर अपन देखें, मैंने 2025 तक हो सकता है कि ये लाइन ना लिखी है अभी, पर अभी तो अपन को लिखनी पड़ रही है। मैंने E/2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, E/4 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, E/3 एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट, है ना। मल्टीपल जब भी होगा इंटीजर होगा, मीन्स 1 2 3 पॉइंट्स वाला ही होगा। जितने मेरी बॉडी में चार्ज है, अगर मेरी बॉडी में 1000 इलेक्ट्रॉन है तो 1000 को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाइड करूंगा ना, कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए। और इसका सबसे बेसिक स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होता है वो आपको पता है, जिसकी वैल्यू अपन ने थोड़ी देर पहले देखी थी, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। तो ये कुछ इसकी डेफिनेशन थी लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन की, जो हमको स्कूल लेवल पर रिमेंबर रखनी होती है। ठीक, एक बार नोट डाउन करें, फिर थोड़ा सा इसकी हाईटेक डेफिनेशन बता रहा हूँ क्वांटाइजेशन की और क्या है। ठीक बेटा, नोट डाउन करो इसको। तो ठीक कर लिया बेटा, नोट डाउन, है ना। ठीक, ठीक। अब इसकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी? मॉडर्न डेफिनेशन जिसको बोलें, तो वो डेफिनेशन थी कि the energy always propagate in a small packets or bundles, which is called quanta, but not in continuous form, it not propagate
in continuous form but propagate in discrete form। क्या होता है डिस्क्रीट फॉर्म, उसको भी समझेंगे कि डिसकंटिन्यूस वर्ड क्यों नहीं लिखा गया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है, बुक के अंदर भी डेफिनेशन। मतलब क्या है वो बात को समझ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूं कि यहाँ पर बंडल्स का मतलब क्या था, तो आप ये समझें बंडल्स का मतलब ये है जिसमें कुछ फिक्स चार्जेस हैं, मीन्स मान लें 2 प्लस चार्जेस हैं सभी बंडल्स के अंदर, ठीक है, ऐसे चार्ज प्रोपोगेट कर रहे हैं, पर कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, बीच में गैप आ रहा है, बीच में गैप आ रहा है, पर जो ये गैप है बिल्कुल फिक्स्ड है, फिक्स्ड गैप है। तो ये बंडल्स तो कहलाए हमारे ये क्वांटा कहलाए इसके अंदर, और बीच का जो ये गैप है, ये गैप कहलाया हमारे पास डिस्क्रीट करने की कंडीशन, कंटिन्यूस नहीं है। इसको समझने के लिए अपन कुछ यूं भी समझ सकते हैं कि अगर मैं एक लैडर बना दूं अपने घर की सीढ़ी, तो आप जानते हैं कि जो सीढ़ियां होती हैं इनके अंदर जो देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, कंटिन्यूस ब्रेक होता है, पर सब बराबर बराबर की होती हैं ऑलवेज। जो अपन सीढ़ियाँ बनाते हैं हमारे घर पर, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया कि ये डिस्क्रीट फॉर्म है। डिस्क्रीट फॉर्म को आपको समझना हो तो एक एग्जाम्पल और दे सकता हूँ कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस में क्या फ़र्क होता है। डिसकंटिन्यूस में फ़र्क क्या होता है, एज ए मैथमेटिकली फंक्शन की बात समझाऊं तो अगर मैं H2 4 6 ऐसे लिखता हूं तो आपको पता है बीच में जो गैप आ रहा है वो केवल 2 का गैप आ रहा है, तो वो डिस्क्रीट कहलाएगा। पर अगर ऐसा हो कि एक 1 लिखा हो, एक 90 लिखा हो, एक 200 लिखा हो, तो ये तो डिफरेंस ही अलग अलग आ रहे हैं ना, इधर 89 का डिफरेंस आ रहा है तो इधर 110 का आ रहा है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा गैप आ गया ना बेटा ये तो अपने पास। तो इस तरह के अगर गैप आते हैं तो वो डिसकंटिन्यूस फंक्शंस कहलाते हैं। मैंने मैथ्स के अंदर डिस्क्रीट माने जब इक्वल इक्वल गैप हों। तो ये इसकी सेकंड डेफिनेशन थी, नो नीड कि अपन को 12th में जरूरत पड़ रही है, पर कहीं ना कहीं आप ध्यान रखें तो ठीक है। इसकी मॉडर्नाइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो आज अपने बाइनरी नंबर्स चल रहे हैं वो भी कुछ इस तरह से चल रहे हैं, मीन्स आज के टाइम पर जो एचडी चैनल्स आ रहे हैं हमारे पास वो कहीं ना कहीं हमारे कुछ इसी फॉर्म में चल रहे हैं, पर जो अपन हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो ये इसकी सेकंड डेफिनेशन थी, नो नीड, है ना। तो ये सेकंड डेफिनेशन थी, सेकंड डेफिनेशन थी एक्चुअल में, ठीक, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं अपन, ठीक। तो क्वांटाइजेशन मीन्स ये था कि जो चार्जेस होते हैं वो किसी बॉडी के ऊपर वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल होते हैं, इंटीजर मल्टीपल 1 3 4 6 इस तरह से चार्जेस होते हैं उनके पास, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं अपन 7, चार्जेस आर इनवेरियंस। इनवेरियंस मीन्स क्या होता है वही अपन समझ रहे हैं कि होता क्या है, जो चेंज नहीं होते है ना उस चीज को इनवेरियंस बोल देते हैं। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी हुई, बात को समझ रहे हैं। इसको या तो आप प्रॉपर्टी को ये लिख दें, इस पर वैसे न्यूमेरिकल्स भी बने जो अपन लेंगे थोड़ी सी देर में इनवेरियंस को समझने के लिए। इजंट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। साथ साथ में बात करें तो नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बात को समझ रहे हैं बेटा, है ना, ठीक है। देखो अगर मैं इसका कंपैरिजन समझाने की बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर मैं मास को लेता हूं, मास को, तो मास इज वेरिएंट, वेरिएंट है क्योंकि वो वेलोसिटी के साथ वैरी करता है, वैरी विथ वेलोसिटी। जो हमारा मास है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने आइंस्टीन की इक्वेशन देख रखी है, m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो v अगर इनकेस जिसमें ये होता है रेस्ट मास, मान लिया कि पूरी 11th क्लास के अंदर, क्योंकि जो हम लोगों की स्पीड है, हम लोगों की जो स्पीड है ये लाइट की स्पीड है ना, तो कई हमको पता है कि जो हमारी स्पीड होती है नॉर्मल केसेस में इज़ वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, से बहुत कम वेरी होती है। इस वजह से अपन ने जितनी भी 11th क्लास पढ़ी, क्लास 11th के अंदर, उसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं माना, पर कहीं ना कहीं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर आया था, वहाँ पर कहीं ना कहीं फॉर्मूला आया था और हमारे को बताया था कि वेरी करता है। अगर वेलोसिटी लगभग लाइट के बराबर होने लग जाए तो मास चेंज होने लगेगा। तो मास इज ए वेरिएंट बट चार्ज इज नॉट वेरिएंट।
चार्ज इज इनवेरियंस, या बोले तो नॉट वेरिएंट, कुछ भी तरह से आप लिख सकते हैं, पर ये वेरिएंट है जिसको मैंने यहाँ पे समझाया। पर चार्ज डजंट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इसी वजह से क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं कि एक चार्ज था 5 कूलम का और वो मूव करना स्टार्ट कर दिया उसने 20 मीटर पर सेकंड से, तो बताएं अब उसके ऊपर चार्ज कितना होगा। तो अब भी तो उस पर वही चार्ज होगा जो पहले था चार्ज, अभी भी अपन यही लिख कर आएंगे कि 5 कूलम है, क्योंकि एक मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है जो अपने एनसीईआरटी में, मींस डजंट डिपेंड्स ऑन, डजंट डिपेंड, पर मास डिपेंड करता है। ये एक तरह का डिफरेंस भी हो गया चार्ज और मास के अंदर। मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी बट चार्ज डजंट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं टॉपिक को। समझ में आ गई बात अपने। फिर मैंने लिखा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वैसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, पर अगर आप बात समझें थोड़ा सा, वैसे जरूरत नहीं है कि अगर सपोज करो कोई चार्ज यहाँ पर क्यू रखा हुआ है, कोई सा भी क्यू चार्ज, तो चाहे कोई यहाँ पर बैठा हो इस जगह पर, इस वाले ओरिजिन पर, या फिर वो कोई इस वाले ओरिजिन पर बैठा हो, दोनों ही जो इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड बताएंगे वो क्यू ही बताएंगे। तो इसमें पोजीशन चेंज होने की वजह से इसकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई। पर आप जानते हैं अगर ये ही जयपुर होता, सपोज करो ये जयपुर होता और इस जगह पर कहीं पे मुंबई होता और इस जगह पर दिल्ली होता, तो अब तो आपको पता है ना कि जो जयपुर की पोजीशन है दिल्ली वाला कुछ और बताता, क्योंकि उससे उसकी डिस्टेंस कुछ और होती। सपोज करो 500 बताता, पर जो मुंबई वाला है वो उसको 1000 किलोमीटर बताता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिस्टेंस का फर्क तो आया ओरिजिन के साथ, पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। यही था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि मैंने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए, मुंबई और दिल्ली, तो दोनों ही जने 400 क्यू ही बताएंगे अगर वो देख पा रहे हैं तो। पर जो डिस्टेंसेस है वो तो डिपेंड कर रही है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, कहाँ से देख रहे हो आप। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी जो 11th में पढ़कर आया वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रही थी, पर जो हमारा चार्ज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। नहीं तो ठीक था, कई बार इनवेरियंस ना लिखा कर सिर्फ यही लिखा दिया जाता है, डजंट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक, ये इसकी 7th प्रॉपर्टी थी। ठीक, माने जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, नोट डाउन कर लो बेटा एक बार, है ना। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं अपन। ठीक, तो अपन अगर 8th प्रॉपर्टी देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी जो भी है कि चार्ज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास but mass can be exist without charge, है ना। इसको समझाने के लिए भी छोटा सा एग्जांपल ही ले लेता हूँ बात को समझाने के लिए। देखो आज सोडियम एक बॉडी तो हो गया, मीन्स मास ही तो हुआ, जिस पर उसके पीछे आप कुछ भी कारण मानो कि हीट आई, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा और देन इट्स कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, चार्ज हो गया। तो चार्ज तभी आएगा जब मास होगा, पर जो बॉडी है वो तो न्यूट्रल रह सकती है ना, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। तो इसका मतलब है जो मास है वो तो न्यूट्रल भी हो सकता है, मीन्स विदाउट चार्ज भी हो सकता है, तो बॉडी तो न्यूट्रल भी हो सकती है ना, जैसे हर एटम न्यूट्रल होता है। तो इसका मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, समझ गए बात को, है ना। तो ये थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। अब बेसिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या क्वेश्चंस थोड़े बहुत बने वो ही अपन थोड़े से देख लेते हैं क्वेश्चंस, है ना, पहले आगे टॉपिक में बढ़ने पर। ठीक है, तो क्या क्या इस छोटे से टॉपिक्स में क्वेश्चंस रहते हैं उनको देख रहे हैं अपन, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट की बात करूं कि इफ इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम three bodies A, B and C possess charges 2 coulomb, -8 coulomb, 10 coulomb
10 coulomb respectively. Suddenly some disturbance occur. Suddenly some disturbance occur हुआ and charges on A and B become 5 coulomb and 1 coulomb. Then charge on C will be, क्या चार्ज होगा? अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम था, वही अर्थ की तरह मान लें, जैसे आज हमारे अर्थ में अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनो आते हैं, कुछ भी हो, ज़मीन में से गिरने के बाद वो वापस हमारे अर्थ पे ही आ जाता है, ऐसा नहीं कि स्पेस में ही चला जाता है वो, तो मैंने वो सब चीज़ वहीं रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं पहली कंडीशन का डायग्राम बनाऊँ तो एक बॉडी ए थी, एक बॉडी बी थी और एक बॉडी सी थी, जो इन पर चार्ज था, इस पर चार्ज था 2 कूलम, इस पर चार्ज था -8 कूलम और इस पर चार्ज था 10 कूलम। अब सडन को डिस्टरबेंस हुआ और ए पर चार्ज आ गया, सडन डिस्टरबेंस होने के बाद वो अंदर ही तो हुआ है ना, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो जो ए था उस पर आ गया था 5 कूलम, बी पर आ गया था 1 कूलम। तो अपन को पूछ रहा है सी पर कितना चार्ज आया, क्यू सी लिख देता हूँ कि कितना चार्ज आया। तो हमारे को पता है कंजर्वेशन लॉ से कि टोटल चार्ज तो ऑलवेज कंजर्व रहने वाले हैं ना। तो अगर मैं इसके इनिशियल चार्ज की बात करूँ तो टोटल कितना है, 2 - 8 + 10, तो ये 12 में से 8 गए तो 4 कूलम टोटल चार्ज थे, टोटल चार्ज इस सिस्टम के अभी भी तो वही रहेंगे। अब फाइनल कंडीशन में बोलूँ तो चार्ज कितने हैं, 5 + 1 + QC, ये हमारे को फाइंड आउट करना है कितना चार्ज है सी के ऊपर। तो अपन यही तो बोलेंगे कि चार्ज ड्यू टू कंजर्वेशन इनिशियल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम एंड फाइनल सिस्टम इज ऑलवेज सेम। तो वहाँ पर था 4 और यहाँ पर था हमारे पास कितना, 6 + QC, दोनों को इक्वलाइज कर दूँ ना, 6 + QC, तो इट मीन्स QC पर चार्ज कितना था हमारे पास, 4 - 6 मीन्स -2 कूलम चार्ज आया था हमारे पास सी के ऊपर। ठीक, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर कि चार्जेस कंजर्व है कि नहीं है। ठीक ठीक समझ गए होंगे बेटा, है ना। तो ये क्वेश्चन अपन ने इस तरह करा। ठीक, अब वैसे अपन एक कूलम की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, जिस पर भी अपन देख लें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हाउ मेनी चार्ज इन चार्ज, नेगेटिव चार्ज बोल दें, हाउ मेनी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज बोल दें, पॉजिटिव पूछा हो और नेगेटिव पूछा हो, इन 250 ग्राम वाटर में कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, ये अपन से पूछा गया चार्ज के अंदर। तो अपन कैसे निकालते, तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री लग रही है क्वेश्चन के अंदर। तो ठीक, सबसे पहले हमारे को कहीं ना कहीं वाटर का मॉलिक्यूलर इसका मास पता होना चाहिए, इसका मास कितना है। तो अपन को थोड़ी सी केमिस्ट्री अप्लाइड करनी पड़ेगी ना। इसका मास कितना माना जाता है, 1 ग्राम, पर 2 से मल्टीप्लाइड करा तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना माना जाता है, 16 ग्राम। तो 16 तो टोटल ग्राम कितने हो जाते हैं, 18 ग्राम, जिसको हम 1 मोल भी बोलते हैं। कहीं ना कहीं जब तक हम, क्योंकि हमको फॉर्मूला चार्ज निकालने Q = N ही चाहिए होगा, पर मेरे को कहीं ना कहीं नंबर्स तो निकालने पड़ेंगे ना, कितने उसके अंदर अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज निकालने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए ना, और पॉजिटिव निकालने में नंबर ऑफ प्रोटॉन पता होना चाहिए। पर आपको ये भी पता है केमिस्ट्री से कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने 18 ग्राम्स लिए। ठीक है, तो हमारे थोड़ी सी केमिस्ट्री लगाई, 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन, कितने कंटेन करते हैं एवोगैड्रो से, 6.23 × 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, इतने मॉलिक्यूल्स रहे होंगे। तो एक में कितने रहे होंगे, तो 1 ग्राम की बात करें में कितने रहे होंगे, तो 6.023 × 10⁻23 अपॉन 18 कर दूं, इतने मॉलिक्यूल्स रहे होंगे इसके अंदर। तो 25 ग्राम में कितने रहे होंगे, तो 25 ग्राम को
अगर मैं मल्टीप्लाइड करता 6.23 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 250 मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे पास, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ये आ जाते हैं हमारे पास 25 ग्राम्स। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बात करें, हमारे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लग गए कितने हैं, ये पूरी कैलकुलेशन करें उतने मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर वाटर के। अब एक के अंदर हमारे को पता है कि एक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलूं या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलूं, प्रोटॉन इन 1 H2O मॉलिक्यूल। तो कैसे निकालेंगे अपन, तो इसके एटॉमिक नंबरों से निकालेंगे ना। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं, तो इसको 2 और इसका 1 ही होता है हमारे पास। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 और 1 ही तो है यहाँ पर। तो कितने हो गए हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए या 10 प्रोटॉन हो गए हमारे पास एक के अंदर। तो फिर नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते इतने सारे के अंदर, तो इट मीन्स 10 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ले लेता हूँ समझने के लिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं एन से दे दूं तो वो अब कितने हो गए, तो जितने मॉलिक्यूल्स थे एक के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इतने सारों में कितने रहे होंगे, तो 10 से मल्टीप्लाइड कर दूं ना। तो मीन्स जो अपन ने ऊपर वैल्यू ले रखी है ये वाली इंटू 250 अपॉन 18, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाइड कर दूं, 10 से मल्टीप्लाइड कर दूं ना, तो ये हमारे पास n निकल गया। अब जब n निकल गया तो अब तो कोई दिक्कत नहीं थी ना हमारे पास, अब तो हम इजीली q फाइंड आउट कर सकते थे। q इज इक्वल टू क्या होता है, ne। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करो, शायद नीचे ही लिख पाऊँ। तो अगर अपन को टोटल चार्ज निकालने होते कि टोटल चार्ज कितना है, तो मैं एन ई फॉर्मूला अप्लाइड कर देता ना। मीन्स जो भी हमारा एन आया है उसको मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाइड कर दूं, तो 6.23 10⁻23 इंटू 250 इंटू 10 है ना, ये वाला 10 अंदर ही ले रहा हूँ इस बार, इंटू 18, ये मैंने टोटल लिखे होते एन, और इसको मल्टीप्लाइड किससे कर दूं, 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाइड कर दूँ। तो जब इसको अपन सॉल्व करते तो कहीं ना कहीं वैल्यू हमारे पास 1.33 इंटू 10⁻7 कूलाम, ये हमारा आंसर आता। इतने चार्ज होते इसके अंदर। ठीक बेटा, नोट डाउन करें इसको, ठीक है ना बेटा, ठीक नोट करो बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन। वैसे ही क्वेश्चन अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन आया, कैन E/4, और कभी आया 1.6 इंटू 10⁻22 कूलाम, कैन E/4 और E/3 एग्जिस्ट, क्या ये एग्जिस्ट करते हैं, तो आप दो कारणों से आंसर दे सकते थे, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये तो आपने नोट डाउन कर लिया है। ठीक, तो क्या ये एग्जिस्ट करता है क्या ये वाला चार्ज, तो आपको पता है कि ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप बोलते सॉल्यूशन के अंदर नो, बिकॉज नो चार्ज कैन बी स्मॉलर देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से छोटा तो नहीं हो सकता। ये तो किससे डिवाइड हो गया, 1.6 इंटू 10 के माइनस, सबसे छोटा चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻22 कूलाम, सॉरी -19 कूलाम होता है ना अपने पास सबसे छोटा चार्ज। अब इसकी बात करें तो आपने तो इसमें डिवाइड कर दिया 4 का, तो ये तो और छोटा कर दिया आपने। या इसकी बात करूँ, ये और नेगेटिव कर दी गई है ना पावर, तो इट मीन्स ये इससे छोटा, तो ये तो और छोटा हो गया ये वाला, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना। नहीं तो कोई बात नहीं, एक आंसर वैसे करेक्टली तो यही था प्रॉपरली कि अपन यही आंसर देते, पर कई बार बच्चे इसके लिए ये भी लिख देते हैं नॉट बी एग्जिस्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन चार्जेस आर
चार्जेस आर इंटीजर मल्टीपल होते हैं, है ना। पर यहाँ पर तो ये फ्रैक्शन में डिवाइड हो रहा है ना क्वेश्चन के अंदर, इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। पर आप तो इस बात से मेन तो फर्स्ट वाला ही रहता है कि करेक्टली आप ये दे पाते, इससे इसका भी आंसर दे पाते कि सबसे छोटा चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन का माना गया है, उससे छोटा चार्ज कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक समझ गए होंगे बेटा, है ना। ठीक, नेक्स्ट देख रहे हैं, समझ गए बेटा इस क्वेश्चन को, है ना। ठीक, नेक्स्ट देख रहे हैं अपन। वन कूलम्ब चार्ज is very big or very small charge। ये बहुत बड़ा चार्ज है 1 कूलम्ब चार्ज की बहुत छोटा चार्ज है। तो यही तो अपन देखें इसके अंदर, तो सॉल्यूशन के अंदर तो सबसे पहले तो अपन लिखते इट इज़ वेरी वेरी बिग चार्ज, इट इज़ वेरी वेरी बिग चार्ज, बहुत ही बड़ा चार्ज है ये। अब कैसे है वो अपन समझ रहे हैं। तो पहले मैं अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पहला रीज़न दे रहे हैं बिकॉज 1 कूलम्ब कंटेन 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। पर इसको देखने पर मान लिया यही इसका सॉल्यूशन अपने जो आया 1 मार्क्स के अंदर एनसीईआरटी में, तो ज़्यादातर बुक्स ने ये दे रखा है, पर आप अलग अलग कारण दे सकते थे। ये तो कुछ बच्चे छोटी क्लास से भी जानते थे, क्योंकि अगर मैं आज Q इजिकल टू एन ई लेता हूँ और अगर मेरे को n निकालने हैं तो Q बाई ई करूँ। इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना दे रखा है 1 कूलम्ब, तो मैं अगर यहाँ पे 1 कूलम्ब रखता हूँ, चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ रखता हूँ और इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18। बहुत ज़्यादा है। पर हर बच्चे के बात समझ में नहीं आई कि क्या इतना सारे हैं, क्या कि इतने सारे कि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी बन गई। तो अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, है ना बेटा। तो सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं। इफ़ any factory consume 10 की पावर 9 electrons per second, then it will consume 1 coulomb charge in about 200 ईयर्स। अब शायद ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। बहुत बड़ी क्वांटिटी है कि अगर सपोज कोई फैक्ट्री है जो कंज्यूम कर रही है, खर्च कर रही है 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, मीन्स लगभग 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स खर्च कर रही है पर सेकेंड में। तो उस जैसी फैक्ट्री को 1 कूलम्ब चार्ज कंज्यूम करने में ही 200 ईयर्स लग जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं ना 200 साल कितने हो गए कंज्यूम करने में। एक फैक्ट्री जो लगातार ऐसे यूज़ कर रही है, अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अपन अपने घर में यूज़ नहीं करते, क्योंकि एक एसी, एक टीवी, 2 फ्रिज, इसी तरीके की कुछ चीज़ें हमारे घरों पर रहती है। तो शायद हमारे घर की बात करें तो शायद 2000 साल लग जाएंगे 1 कूलम्ब चार्ज को खर्च करने में। इसको मैं न्यूमेरिकली भी आपको बात समझा देता हूँ। तो अगर मैं इस फैक्ट्री की बात करूँ, फैक्ट्री के लिए, है ना, न्यूमेरिकली समझा रहा हूँ। फैक्ट्री के लिए जो चार्ज हैं 1 सेकेंड में जो कंज्यूम कर रहा है वो कितने कंज्यूम कर रहा है चार्ज, है ना, 1 सेकेंड में जो कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम इन 1 सेकेंड, है ना, कितने चार्ज कर रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं Q इजिकल टू एन ही कर दूं, जिसमें हमारे n कितने दे रखे हैं 10 की पावर 9 और चार्ज की वैल्यू कितनी होती है पर सेकंड के लिए निकाल रहे हैं बेटा अपन, है ना। पर सेकंड में कितना कर रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सॉल्व करता हूँ तो 1.6 इंटू 10 की पावर कितने आ जाते हैं मेरे पास -10 आ जाते हैं ना। तो ये 1 सेकेंड में इतना कंज्यूम कर रहा है इस चार्ज को, ठीक। सो इट कंज्यूम, है ना, ये 1 सेकेंड में कर रहा है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में चार्ज। सो इस कंज्यूम, चाहे तो अपन इसको मैथमेटिकली कर देता हूँ। 1 सेकेंड में कंज्यूम कर रहा है, कितने चार्ज कंज्यूम कर रहा है अपने पास, इसको ऐसे निकल के टाइम निकालना है ना। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -10
कूलाम कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में, तो 1 कूलाम चार्ज किस में कंज्यूम करेगा, 1/1/1.6 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड में करेगा ना। मैं इसकी कैलकुलेशन कर दूँ ना, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 1.6 और 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड आ जाएगा ना। ठीक, तो ये अपने आप में कितने सारे चार्जेस हो गए, बोला जाए तो इतना टाइम लेता। बाकी तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सिर्फ अपन कि 6.25 को अगर मेरे को 10⁻9 को ईयर्स में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है 365 डेज इंटू 24 इंटू 3600, तो ये होते हैं हमारे ईयर में कन्वर्ट हो जाता है ये। और जब इसको और सॉल्व आउट करते हैं अपन लोग वैल्यू को, तो ये कितनी आ जाती है हमारे पास, लगभग 200 ईयर्स आ जाते हैं हमारे नियर अबाउट, है ना। तो इसको सॉल्व करने 9.8 कुछ ईयर्स आते हैं हमारे पास। तो आप समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी क्वांटिटी है, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल था इसको समझाने के लिए कि क्या करा बेटा अपन लोगों ने, है ना। तो ठीक है, अपन इसमें जो केवल बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ पाए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर अपन लोग जो पढ़ेंगे, है ना, इसको तो नोट डाउन कर ही लो। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग्स, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना बेटा। नोट डाउन कर लो इनको तो, ठीक बेटा, है ना, ठीक।